तो कि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था, जो लिचिट होता है वो नाना को रोकने की कोशिश करता है, पर मगर नाना कहती है कि जाकर खुद ही देख लो 300 साल पहले क्या हुआ था। मैं उसे रोक नहीं सकी, पर मगर मैं चाहती हूँ कि तुम उस पास्ट को चेंज करने की कोशिश करना। तुम्हारी जान का वहाँ पे 24 घंटे खतरा रहेगा, तो एकदम वहाँ पे संभल के रहना। कहते साथ नाना के गाल पे एक व्हाइट स्टार आ जाता है। इसका मतलब वो भी एक लेजेंडरी एस है, जहाँ पे उसका काउंट 7 होता है। और हम देखते हैं उनके आसपास एक रेनबो कलर की एनर्जी निकलती है और सब लोग टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। जब बाकी सब अपनी वहाँ पे आँख खोलते हैं, वहाँ पे लिचिट के अलावा सब लोग होते हैं। कैप्टन जेल कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये बिल्डिंग तो हमारे टाइम के मुकाबले एकदम एडवांस लग रही है। ये जो कैप्टन जेल होते हैं उसकी नजर सोनोहारा पे पड़ती है, जो कि इस टाइम नॉर्मल लग रही थी। और जैसे कि मॉडर्न एनिमेज में होता है, वो वैसे कपड़े पहन के हाई स्कूल जा रही होती है। लेकिन तभी सोनोहारा किसी को देखते और वो कहती है, कुछ फेमिलियर सा फेस बढ़ रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो लिचिट। और सब लोग कहते हैं लिचिट है, पर मगर ये कुछ ज्यादा छोटा लग रहा है अभी हाइट में, ना ही इसके बाल व्हाइट है। लिचिट भी उन सभी को नोटिस कर लेता है और सोनोहारा उसे स्कूल के अंदर लेके चली जाती है। कैप्टन जेल सभी से कहते हैं कि हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे उसके अंदर है क्या। सब लोग बिल्डिंग के अंदर घूम रहे होते हैं। बिली कहते हैं कैप्टन जेल, जो यहाँ पे सारी चीजें हैं ये हमारे टाइम से कुछ ज्यादा एडवांस है। कैप्टन जेल कहते हैं कि तुमने सही कहा पिली। और मगर जो कैप्टन जेल होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें नाना ने कहा था कि वो हमें 300 साल पीछे भेज रही है, और जो यहाँ की चीजें इतनी मॉडर्न, वो भी हमारे टाइम के मुकाबले, ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरकार ये 300 साल पहले हुआ क्या था। और हाँ, इससे बड़ा सवाल मेरे पास ये है कि अब हम चारों के चारों ये पता लगाएंगे दरअसल जो वो रिह्यूतो है वो लिचिट है या फिर कोई और। अरे हीना कह रही होती है कि मेरे को पूरा यकीन है कि वही लिचिट है, पर मगर जेल कहता है कि नाना आखिरकार तुमने हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमसे करवाना क्या चाहती हो। अब हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी के सभी लोग होते हैं, इंक्लूडेड वो रहितो भी। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसकी आंखें बकरी की तरह होती है, वो हमारी हीना को धक्का देता है और कहता है, अरे लड़की तू देख के नहीं चल सकती क्या। तभी जो लीन होती है वहाँ पे आती है और कहती है कि ओ मिस्टर, इसमें तुम्हारी गलती है जो तुमने उस बेचारी बच्ची को धक्का दे दिया। अच्छा तो तू अब मुझे बताएगी धक्का देना क्या होता है, ले तू भी ले धक्का। पर तभी कैप्टन जेल बीच में आते हैं। वो कहते हैं, अब दम है तो अपने बराबरी वाले से लड़के दिखाना। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तू बीच में आ रहा है, तो तू ले पंच खा। पर मगर जो कैप्टन जेल होते हैं उसके पंच को आराम से डॉज कर देते हैं। मैंने तुम चारों को आज से पहले यहीं पे नहीं देखा, तुम कहाँ से आए हो और तुम लोग का नाम क्या है। पर मगर कैप्टन जेल तुरंत ही नोटिस करते हैं, अरे नहीं, मेरा बैलूट मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं भी 300 साल पहले हूँ। और तब तक जो वो पर्सन होता है उनके पंच कर चुका था। लेकिन पीछे से एक लड़की आवाज देती है, वो कोई और नहीं सोनाहारा होती है। वो कहती है, तो कि तुम उन्हें नहीं मार सकती, वो हमारे जानने वाली भी नहीं है। तो तू अब मुझे रोकेगी सोनोहारा, तेरी इतनी औकात। भी हम देखते एक लड़का जिसका नाम तोकी काजी होता है, वो जेल के ऊपर कहता है आखिरकार ये लड़का है कौन जो कि अपने आप को सोल्जर समझ रहा है और यहाँ पे सोल्जर खेल रहा है हाई स्कूल के बीच में, बच्चे अपने घर जाके खेल। तभी हम देखते कैप्टन जेल कहते हैं, तूने बच्चा किसे कहा। और हम देखते कि उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई के बीच में जो रिहितो होता है वो हमारी हीना के नीचे झांक रहा था और वो कहता है, अरे दोस्तों, लड़ाई करने से आज तक किसी का भला हुआ है, मेरा तो मानो जैसे मैं कर रहा हूँ तुम वैसे करो, तुम्हें जन्नत के सुख दिख जाएंगे। तभी हीना एकदम से देखती है कि वो कहाँ से आवाज आई और वो अपने नीचे देखती है जहाँ पे उसको रिहितो दिखाई देता है और वो उसके मुंह पे ही लात बजाना शुरू कर देती है और कहती है, मर जा साले। पर तभी जो लीन होती है वो ब्लश करते हुए कहती है कि मैं यकीन से बता सकती हूँ ये और कोई नहीं मिस्टर पुडिंग है। पर उनका मस्ती मजाक खत्म हो चुका था। वहाँ पे एक बड़ा सा ऑफिसर आता है और कहता है कि सभी लोग का यहाँ पे स्वागत है। जिस जगह पे अभी वो लोग होते हैं वहाँ का नाम स्पेशल मेंटली ऑफ स्कूल 13 होता है। अभी समय यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज से तुम नॉर्मल नहीं हो, आज के बाद तुम लोग सोल्जर कहलाओगे। मैं कहूँ कि अपना हाथ काट दो, अपना सर काट दो, या फिर तुम खाना खाओ या नहाने जाओ। तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर किसी ने ऐसा नहीं करा तो तुम समझ जाना उसके साथ क्या होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में खड़ी हुई एक लड़की होती है। वो कहती है, कैप्टन थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये बात मजाक करने की नहीं है। भाई मेरे समझ नहीं आ रहा है, उस बंदे ने इतनी सीरियस बातें कही, इस औरत को वो भी मजाक लग रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ अब। तभी वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट फ्रिंडा हूँ। और वो एक होलोग्राम में बता रही होती है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो जो हमारा देश है वो काफी ज्यादा गरीबी में चल रहा है, सभी के आज साल घर तबाह हो चुके हैं। तभी वो बड़ा ऑफिसर कहता है कि बस इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम को जो हमारे चेयरमैन है वो एक भाषण देने वाले हैं, तो सभी लोग उनके भाषण को ध्यान सुनना। अगर तुम्हारा समझ आए तब भी, अगर ना आए तो तब भी सुनना। उनका नाम होगा मेजर सिचरमैन। सभी लोग सल्यूट करने लग जाते हैं। पर मगर हीना अपने मन में कहती कि मेजर सिचरमैन, मैंने इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना है। पर तभी जो मेजर सिचरमैन है ये वो बंदा होता है जो कि बच्चों को 300 साल बाद चर्च में खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था। पर तभी हम देखते जो सिचरमैन होते हैं वो फिर से वहीं पे ईवल खरगोश और कछुए की कहानी को सुना रहे होते हैं, जहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे दो लड़का लड़की हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि सर आप हमें किंडरगार्टन में लेके आ रखे हो, ये क्या कहानी सुना रहे हो आप हमें। सिचरमैन बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्चों शांत हो जाओ, पर मगर वो तब भी नहीं सुन रहे होते हैं। यहाँ पर तभी उस लड़की के पास कैप्टन आता है और बिना कुछ कहे उसके सर में पट्टी रखी उसे उड़ा देता है। तो दोनों लड़के डर चुके होते हैं। कैप्टन कहते हैं कि तुमने
मेरी बात नहीं सुनी थी जब मैंने कहा कि तुम्हें कहा जाए खाओ, नहाने जाओ, सो जाओ या मर जाओ, तो तुम्हें तुम्हारे कैप्टन की बात सुननी होगी। पर मगर तुमने ऐसा नहीं करा। उसका बेसिक सा एक रूल है, जाके मर जाओ। तो तुम दोनों का भी सफर यहीं तक था और हम देखते हैं कि उन दोनों को भी वो अपनी गन से उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ भगदड़ मच चुकी होती है। सुनने की बात हीना रो रही होती है, बच्चे भागने लग जाते हैं। तभी कैप्टन हवा में फायर करता है, कहता है कि वहीं रुक जाओ सबके सब। यहाँ पे आर्मी का बेसिक रूल है, अपने कैप्टन की बात मानो या मारे जाओ, और जो रोता है वो भी बचने के लायक नहीं है। और हम देखते हैं वो हीना के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने वाला होता है। यहाँ पे कैप्टन जेल हीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर मगर उसे याद आता है वो एक सोल्जर है और वो अपने कभी भी ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकता। पर मगर वो याद करता है हीना मारी जाएगी, तो वो डिसाइड करता है कि ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए हीना की जान बचाएगा। कैप्टन जेल आगे बढ़ पाते उससे पहले वहाँ पे टोकीकाजी आ जाता है, जो कि कैप्टन के हाथ से अपनी वुडन स्वॉर्ड से उनकी बंदूक उड़ा देता है और कहता है क्या तुम्हारे लिए लोगों की जान लेना आसान है। फिर से कैप्टन के ऊपर अपनी वुडन स्वॉर्ड से हमला कर पाता। कैप्टन उसके स्वॉर्ड को अपने पैर से रोक देते और कहते हैं कि हाँ, जब बच्चे तुम सोल्जर बन जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया कैसी है। और हम देखते हैं उसके फेस में किक करके उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पे जेल भी आता है कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए, पर मगर वो गन की साइड से उसके सर पे मार के नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि एक कमांडर के ऊपर हमला करना ये एक बदतमीजी के तौर पे गिना जाएगा और तुम सभी के ऊपर सजाए मौत लगाई जाती है। और हम देखते हैं उन दोनों को मारने वाला होता है, पर मगर उससे पहले पीछे से आवाज आती है हमारे रिहितो की और वो कहता है कि वहीं पे रुक जाओ कैप्टन। अभी जो मेजर सिचरमैन होते हैं वो कहते हैं कि एक लकड़ी की मदद से तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो रिहितो के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसे पकड़ो और मेरी गर्दन को इतनी जोर से घुमाने की वो टूट जाए। सारे बच्चों ये बात याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो उसकी गर्दन पकड़ के तुम्हें ऐसी ही तोड़नी है। मैं कमांडर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये लड़ाई यहीं पे रुक जाएगी और वो प्यारी लड़की की जान बच जाएगी। रिहितो कहते कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। यहाँ पे हमारे सारे हीरो समझ चुके होते हैं कि रिहितो कोई और नहीं लिचिट है, पर मगर जो मेजर होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और हम देखते हैं उनकी बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलने लग जाता है। ये ऑरा जेल के पास आता है, वो समझ चुका होता है कि ये रिहितो को पक्का मार देगा। पर तभी वहाँ पर फीमेल ऑफिसर आती है और कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़े से क्या ही मिलेगा तुम्हें, हम लोग एक ही तरफ हैं। तभी जो हमारे कैप्टन एलन होते हैं वो फिर से शूट करते हैं, जहाँ पे उनकी गोली में से रेड कलर निकलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है जो उनकी गन थी वो नकली थी उस टाइम पे। और वो दोनों लड़के और लड़की खड़े हो जाते हैं। कैप्टन एलन बताते हैं कि तुम्हारा ऑर्फनेज में ध्यान रखूंगा, पर मगर याद रखना जंग के मैदान में सबसे पहले वही मरेगा जो रोएगा या फिर भाग जाएगा, उस टाइम में किसी पे भी दया नहीं दिखाने वाला। तभी सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। हीना कहती कि रिही तो मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिही तो कहते कि अरे क्या बात कर रही हो, सारी लड़कियों को बचाना मेरा फर्ज है क्योंकि वो मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है। पर मगर ये बात सुनने का हीना चिढ़ चुकी होती है, वो कहती क्या ट्रेजर, और हम देखते वो उसके पैर को कुचल देती है। तभी हमें यहाँ पे कैप्टन और मेजर को दिखाया जाता है। मेजर सचरमैन कह रहे होते हैं कि मेरे को वो लड़का पसंद आया जिसने मेरे गले पे लकड़ी को रखा था, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पर मगर हम देखते हैं यहाँ पे कैप्टन बताते कि नहीं सर, जिसने मेरे ऊपर वुडन स्वॉर्ड से हमला करा था वो ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मेजर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, पर मगर तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी कैप्टन। वो कहते हैं कि क्या मेजर? सचरमैन बताते हैं कि उसने मेरे ऊपर हमला करा और मुझे बंदी बनाने का सोचा, क्योंकि अगर वो मुझे मार देता तो मैं पता ही ये लड़ाई वहीं पे रुक जाती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा रिहितो होता है उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां भाग रही थी क्योंकि वो उन्हें कपड़े चेंज करते हुए देख रहा होता है। अभी कैप्टन जेल कहने लग जाती है कि एक बार के लिए मान लूं ये लिचिट है, पर मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी हाइट, इसके बाल और इसकी बॉडी कैसे बदल गई इतनी ज्यादा। अगर मैं वो भी चीज अलग कर दूं तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये स्कूल है कैसी चीज। पीली कहते हैं कि सर आपको याद है हमें नाना ने क्या कहा था यहाँ पे भेजने से पहले कि अगर हमें हो सके तो हमें यहाँ पे कुछ बदलना होगा। कैप्टन कहते हैं कि मेरे को लगता है जो ये स्कूल है ये उस चीज से जुड़ रखा है कि हमारा लेजेंडरी एस कैसे बना। पर तब तक हम देखते थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो पीली होता है कहते हैं कि सर मुझे कुछ चीज मिली है, और हम देखते हैं सभी लोग एक रूम में होते हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर के सामने बैठ रखा था। पीली बताते सर ये किसी प्रकार का यंत्र है जिसके अंदर वीडियो मिली एक किसी चीज की, आप भी इसे देखो। और हम देखते हैं कि धरती के ऊपर से कोई चीज काफी स्पीड से आ रही होती है, पर मगर हर बारी जो हमारा सिस्टम होता है वहीं पे उस वीडियो को रोक देता है। वीडियो के बगल में एल थिंग्स लिखा होता है, किसी को समझ नहीं आता कि ये है क्या। वहाँ पे हम देखते कैप्टन आ चुके होते हैं, बताते हैं कि दरअसल जो एल थिंग्स है वो भगवान है। फर्स्ट वॉर के दौरान पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, तब धरती पे एल थिंग्स आए। किसी को नहीं पता ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, पर मगर जो एल थिंग्स है इसने पूरा रुख मोड़ दिया लड़ाई का, जहाँ पे इसके आगे कोई नहीं टिक पाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर चीज थी। और जो ये चीज थी ये एक बहुमत लेती है सभी लोगों का, जहाँ पे सबसे पहला बहुमत ये पड़ा कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं होगी। हीना कहती है सर ये तो अच्छी बात है, लड़ाई तो रुक चुकी होगी। पर मगर कैप्टन धीरे से कहते हैं कि हाँ काफी हद तक हो जाते हुए कहते हैं कि जल्दी ही मैनेजमेंट होने वाला है रूम्स का, तो लेट मत पहुंचना। पर तभी हम देखते कैप्टन जेल कहते हैं क्या एल्थिंग्स एल्काइन में नहीं बने थे? पिली कहते कि नहीं सर ये झूठ कह रहे हैं कैप्टन, क्योंकि जो एल्थिंग्स है एल्थिंग्स के सहारे जो एलसिया है उसके हम सारे राजों को खोल सकते हैं। कैप्टन कहते हैं कि एल्थिंग्स और काउंट आखिरकार ये सब चल के आ रहा है यहाँ पर। नाना मुझे पता है कि तुमने मैं यहाँ पे लिचिट के बारे में जानने के लिए भेजा था, पर मगर यहाँ पे और भी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। सब लोग यूनिफॉर्म में बैठ रखे होते हैं, आगे की तरफ जेल और टोकीकाजी लड़ रहे होते हैं किसी बात को लेकर।
लेकर। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होते हैं वहाँ पे क्लास में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्लास का टीचर होने वाला था, पर मगर आखिरी टाइम पे प्लान चेंज हो गया। तो मेजर सरमैन होते हैं वो गेट से अंदर आते हैं और कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। कैप्टन जाते हुए कहते हैं कि सर किसी बच्चे को मत मारना, और वो याद करते हैं जहाँ पे हमारे सारे हीरोज कंप्यूटर के सामने बैठ रखे होते हैं। वो कहते हैं कि जब ये बच्चे वहाँ पे पहुंचे मैंने इनके बारे में सारी बातें अपने ईयरफोन से ही सुन ली थी, पर मगर ये बच्चे किसके बारे में बात कर रहे थे? अल्फाइन, एबियस, काउंट, ये क्या बातें कर रहे थे? क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये हकीकत है? भी वहाँ पे जो मेजर होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम लोग मेरे को मिलिट्री के रूल के बारे में बताओगे, और जिसने मेरे को सही बताया मैं उसे एक स्टार दूंगा। बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्टार है क्या? वो बताते हैं कि इस बच्चे के पास सबसे स्टार होगा और जिसपे 10 स्टार हो गए उसे मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी फैमिली और उनका बहुत ज्यादा खाना दिया जाएगा। अब लोग बच्चे बहुत ज्यादा खुश आते हैं। सर कहते हैं पहले मेरी पूरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास बस 0 स्टार रहे उसे मिलिट्री के स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हिना पूछती कि हमें स्टार कैसे कलेक्ट करने हैं? वो बताता है हर रोज तुम्हें एक एक्टिविटी दी जाएगी जहाँ पे सभी को स्टार कमाने का मौका दिया जाएगा, पर मगर अगर तुम ज्यादा स्टार पाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दूसरों के स्टार छीन लेना, पर मगर उसके लिए भी एक रूल है। वो बताते हैं कि पहले तुम लोग जो आपस में लड़ना चाहते हैं वो दोनों डिसाइड करेंगे उन्हें लड़ना है या नहीं। अगर एक लड़ना चाहता है और एक मना कर रहा है तो ये मैच नहीं होगा, पर मगर अगर दोनों लड़ना चाहते हैं तब इस मैच को स्टार स्टेक कहा जाएगा, और उसमें तुम दोनों सामने वाले के साथ लड़ सकते हो। जीतने वाले को सामने वाले के सारे स्टार दिए जाएंगे। कैप्टन जेल कहते हैं तो यहीं से हुआ था स्टार स्टेक शुरू। पर तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होते हैं सभी को 2 स्टार दे देते हैं, लेकिन रितु को छोड़कर। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने 10 स्टार ऐसे कलेक्ट करने होंगे, वरना अगर तुम 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं कर पाए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। रितु अपनी सीट में बैठते हुए कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं निकाल दिया जाता हूँ या नहीं, मेरे को तो यहाँ पर टोकीकाजी को बाहर निकालने के लिए कहा गया है। टोकीकाजी कहते हैं क्या मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा है तुम्हें? वो कहते हैं कि हाँ। दरअसल जो रितु होता है उसके कोई पेरेंट्स नहीं होते, जहाँ पे टोकीकाजी की ग्रैंड मदर ने उसे अपनाया था। वो बताता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को मना नहीं कर पाया, तो चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं, पर मगर वो मना कर रहा होता है रितु को। कैप्टन एलन और मेजर सचिनमैन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कैप्टन एलन कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा? वो बताते हैं कि मैंने ये इसलिए किया, मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है। हम देखते हैं कैप्टन एलन कहते हैं कि नहीं, आप बस मतलबी बनते जा रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर निकल जाए और बस चुनिंदा बच्चे यहाँ पे बचे। मेजर सचिनमैन कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, पर तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हमारा लिचट लड़कियों को नहाते हुए घूर रहा होता है। मगर एक लड़की नोटिस कर ली थी कोई उन्हें झांक रहा है, पर तब तक वहां से हमारा रिहितो भाग चुका था और उसे समझ नहीं आता कौन देख रहा था उसको। तीसरे दिन का सीन आता है जहाँ पे अभी तक रिहितो ने कोई से भी स्टार को कलेक्ट नहीं किया होता, जहाँ पर वही लड़की बात कर रही होती है कि किसी ने हमें झांका था बाथरूम के अंदर, पर मगर अभी तक हमें पता नहीं चला है वो कौन है। अगर वो मुझे पता चल जाए कि किसने ऐसा करा था मैं उसे जान से मार डालूंगी। तभी वहाँ पे एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है कि हमारे लॉकर में सब कुछ गायब हो चुका है। सभी लोग वहाँ पे आते हैं, सबके लॉकर तहस नहस हो रखे थे और सारे लड़कों के स्टार वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तभी वो लड़की बताती है मेरे को लगता है कि ये सारा काम रिहितो ने किया होगा, लेकिन एकदम से जो हमारी हिना तभी गुस्सा होते हुए कहती है जो हमारा रिहितो है वो ठरकी हो सकता है, पर मगर वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। पर तभी बाहर से सोनोहरा की चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे हम देखते हैं जो डॉन होता है उसके पास 10 स्टार आ चुके थे। टोकीकाजी कहते हैं क्या तुमने सभी के स्टार छीन लिए हैं? अब तुम सोनोहरा के स्टार छीनने वाले हो? टोकीकाजी कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? सोनोहरा ने मुझे खुद अपने स्टार दिए हैं। वो डर चुकी थी, वो कहती कि हाँ मैंने अपने स्टार से दिए हैं, पर तभी डॉन कहता है कि मेरे को अपने स्टार दे दो टोकीकाजी। टोकीकाजी कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी की जान की कीमत है। अगर टोकीकाजी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता और वो चुपचाप अपने स्टार निकाल के उसे दे देता है। दरअसल अब हमें यहाँ पर चलता है जो टोकीकाजी की दादी है वो डॉन के पेरेंट्स के डोजो में रहती है। अगर उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया तो उनका पता नहीं क्या होगा। पर तभी जो जेल होता है वो डॉन के सामने आ जाता है। टोकीकाजी कहती है कि नहीं जेल ऐसा मत करो, ये मेरा पर्सनल मामला है, और जेल उसके सामने से हट जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जेल होता है अपना एक स्टार निकाल के सोनोहारा को दे देता है और बाकी सब ऐसे ही करते हैं। जिनके पास 2 स्टार थे वो एक स्टार हर किसी को देते हैं जिनके पास नहीं होते। यहाँ पे लिचिट को स्टार देने आती है पर मगर वो मना कर देता है। वो कहते हैं कि टोकीकाजी को दे दो। वो टोकीकाजी को देने आती है पर तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है और कहते हैं कि मेरे पास स्टार नहीं है। टोकीकाजी कहते हैं कि हिना ये मिले रहने दो, ये दे दो। अब यहाँ पे जेल कहता है टोकीकाजी तुम्हें मेरे को लगता है किसी से स्टार छीनना पड़ेगा क्योंकि आज कोई भी एक्टिविटी नहीं बची है। टोकीकाजी क्लास में होता है जहाँ उसके पीछे रिहितो बैठ रखा था। रिहितो बताता है कि हम नहीं चाहते तुम्हारी दादी और मैं कि तुम सोल्जर बनो या फिर एक हथियारे। टोकीकाजी कहता है कि मैं भी हथियारा नहीं बना चाहता, अगर मेरे को हत्या करनी पड़े मेरी दादी का पेट भरने के लिए तो मैं जरूर करूंगा। क्योंकि दोनों जब वो बचपन में छोटे थे उनकी दादी अपने हिस्से खाना उन्हें दे दिया करती थी और कहती थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है। टोकीकाजी कहते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ मेरी दादी हो पेट भर खाना खाए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि जिसके पास 10 स्टार है वो गेट पे आ जाए। डॉन होता है वो अकेला जा रहा होता है पर तभी वहाँ पे हमारा रिहितो आ जाता है और उसके स्टार को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज टोकीकाजी के स्टार उसे वापस कर दो। पर मगर हम देखते हैं कि डॉन उसे धक्का मार देता है। वहाँ पे हिना उसे बचाने आती है। जब हम देखते हैं डॉन बाहर जाता है क्लास से, वहाँ पे हमारा जेल खड़ा होता है। वो कहता है कि अगर तुम इस गेट को क्रॉस करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। डॉन कहते हैं तो अपने स्टार को स्टेक पे लगा दो। वो कहता है कि मेरे पास एक भी स्टार नहीं है, मैंने अपना स्टार उसे दे दिया जिसे जरूरत थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक स्टार लीन टोकीकाजी को दे रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा डॉन होता है वो हमारे जेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर मगर वहाँ पे सरमैन आ जाते हैं और कहते हैं तुम इस गेट को क्रॉस करना चाहते हो, मुझे पहले अपने
अपने 10 स्टार दिखाओ। पर मगर उन कहते क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैसे वो अपने स्टार पे हाथ रखता है उसके 2 स्टार को छोड़ के बाकी सारे स्टार तुम्हें बदल जाते हैं और वो मेंढक बन जाते हैं। यहाँ पे हम देखते जो रिहितो होता है, दरअसल उसने जब उसके स्टार को पकड़ा था उसने अपने मैजिक के थ्रू कि उसके हाथों की सफाई थी वहाँ पर मेंढकों को रख दिया था और स्टार को छीन लिया था। यहाँ पे रिहितो अपने मुंह से सारे स्टार बाहर निकालता कहते हैं कि स्टार तो यहाँ है। अब जो मेजर होते हैं कहते हैं कि वापस स्कूल में जाओ और वो 2 स्टार निकालते हुए कहते हैं कि मैं इसको रिहितो को देने वाला था पर मगर मुझे लगता है कि उसे स्टार की कमी नहीं होने वाली, तो ये दोनों स्टार जेल तुम रख लो और उसे वो पहना देते हैं। यहाँ पे अब जेल को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तभी जो रिहितो होते हैं बताते हैं टोकिकाजी को कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहूँ, क्योंकि जब तक हम स्कूल में रहेंगे हमें पेट भर के खाना मिलेगा और जो खाने का आधा हिस्सा होगा हमारे परिवार वालों को ही मिलेगा, तो हमारे तब तक यहाँ पे सोचने के लिए काफी टाइम है। मशीन शिफ्ट होता है, हमें लड़कियों के प्लान के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उन्होंने लड़कों के बाथरूम के बाहर फीमेल का साइन लगा दिया होता है, जहाँ पे वो अपराधी का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगा, वो उसे धोएंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तब तक हमारा रिहितो आ चुका होता है, जहाँ पे लड़कियां समझ चुकी होती कि सारी छेड़छाड़ रिहितो कर रहा था और उसे पेलना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे गलती ये होती है, साइन हटाने से पहले जो जेल होता है मेल का साइन को पढ़ के फीमेल के बाथरूम में घुस जाता है और वहाँ पे नहाने लग जाता है। सारी फीमेल उसे देख रही होती है। जब नहा के वो बाहर आता है और बेचारे के नाक से खून निकलना शुरू हो चुका था। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी की सर्वाइवल एक्सरसाइज शुरू हो रखी थी, जहाँ पे सभी को जंगल में फेंक दिया जाता है। हिना सभी को बताती है कि यहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था। वो बोलती तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो बताती है कि मैं काफी टाइम से पहाड़ों जंगलों में घूमती आ रही हूँ, जिस वजह से मुझे ये सब पता है। उनके कुछ समझ नहीं आता हिना किस बारे में बात कर रही है। जेल कहता है कि अगर ये सर्वाइवल एक्सरसाइज है तो हमें खाना पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो हमारा रिहितो होता है वो बताता है कि देखो वहाँ पे पीछे पानी है नदी में, लड़कियां उसकी तरफ भागते हुए जाने लग जाती है। रिहितो एक डंडी की मदद से सारी लड़कियों को नीचे गिराया था ताकि उनके कपड़े गीले हो जाएं और वो उनको अच्छे से देख सके। वो कहते हैं कि जल्दी पानी से बाहर आओ, मैं अपनी जैकेट उतार के तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने कपड़े खोल सकती हो। और हम देखते हुए कैमरा लेकर तैयार रहता है और मैं वो लड़के कहती है कि ठीक है रिहितो। और वो कहती है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सोल्जर बन के रहेंगे, जिसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। और हम देखते हैं कि वो अपनी शर्ट उतार पाती है उससे पहले जो रिहितो होता है उसे अपनी जैकेट उतार के दे देता है। कहते हैं कि मुझे माफ करना। तभी रिहितो उस लड़की से कहते हैं कि तुम सच में सोल्जर बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना सोल्जर बनने का मतलब है दूसरों को मारना। वो लड़की कहती है कि मैं बनना तो नहीं चाहती, पर मगर मेरे घर में 4 छोटे भाई बहन है और मेरी मॉम डैड, अगर मैं सोल्जर नहीं बनी तो भूख के कारण मारे जाएंगे, जिस वजह से मुझे सोल्जर बनना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे सर्जन आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि तुम लोग ऐसे सोल्जर बनो जो कि किसी को ना मारे। पर मगर हमारा टीचर कहता है पर मगर सर, वो बोलते हैं कि अगर जंग के मैदान में तुम हो और तुम किसी को नहीं मारना चाहते तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? वो पूछते कि क्या सर? वो बताते कि तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये काम इतना आसान नहीं होगा, पर मगर एक बार तुमने ये कर लिया कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। पर मगर जो जेल होता है उसके इंटेंशन को समझ जाता है। वो कहता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा लालची है और सबको ऐसा सपना दिखा रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, पर मगर तब भी सब लोग इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ये मैनिपुलेट करने में सबसे ज्यादा आगे है। हमें रात के सीन को दिखाया जाता है। मेजर एक सीक्रेट रूम पे जा रहे होते हैं, उनका पीछा जेल भी कर रहा था। जब वो एक जगह पे पहुंचते हैं वहाँ पे सारे टीचर होते हैं, उनके साथ एक मेजर डेविड भी होता है। वो पूछते हैं कि लड़ाई का क्या हुआ। सब लोग उन्हें बता रहे होते हैं लड़ाई होके रहेगी, सारे नेशन ने तैयारी करना शुरू कर दी है। डेविड होते हैं वो कहते हैं कि मैंने एल्थिंग्स को ढूंढ लिया है, जब लड़ाई खत्म हो जाए क्या मैं उन्हें मार दूं? सब लोग हाँ करते हैं। मेजर डेविड कहते हैं पर मगर मैं उसे मारा जाऊंगा। सारे लोग उन्हें बता रहे होते हैं कि हमने तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस को स्टोर करके रख दिया है, जब वापस से हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्लोनिंग की, हम तुम्हें वापस बना देंगे, तुम चिंता मत करो। अगर तुम मारे भी गए एल्थिंग्स को मारते हुए तो मेजर फिरिंडा को कहते हैं कि मुझे सारी चीजें अच्छे से बताओ। उन्हें बताने लग जाती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब रहा, पर मगर इस अकेले चूहे ने बाकी चूहों को मार दिया क्योंकि इसका दिमाग वाले केमिकल को झेलने के लिए काफी ज्यादा छोटा है, वैसे कुछ ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा था। मेजर कहने लग जाते कि वो चीज लेके आओ और हम देखते हैं कि वो और कुछ चीज नहीं होती, वो बाइलोट होती है। जहाँ पे जेल कहता है क्या बाइलोट, वो भी इस समय में? मेजर होते हैं वो कहते हैं अगर कैसा रहे कि मैं बाइलोट इस चूहे को दे दूं तो। और हम देखते हैं जैसे वो चूहे को बाइलोट देते हैं, चूहा से टच करता है, उस चूहे की आंखें पर्पल हो जाती है और वो पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लग जाता है। मेजर कहते हैं कि अब समय आ चुका है, तुम लोग शुरू कर सकते हो, मगर जल्दी से जो एक्सपेरिमेंट है इसे खत्म करो। मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊंगा जहाँ पे कोई किसी को ना मारे। तो जेल होता है सारी बात सुनने के बाद नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी जो टीचर एलन होते हैं उन्हें लगता है कोई बाहर है, जैसे वो बाहर आने वाले होते हैं। जेल के पास एक लड़की आती है और कहती है कि जेल 5 सेकंड में मर जाएगा। टीचर बाहर आते हैं और बाहर कोई नहीं होता क्योंकि जेल उस लड़की के साथ एक रूम में आ चुका था। हम देखते जो वो लड़की होती है कहती है कि तुम यहाँ पे सेफ हो, एकदम से ट्रांसपोर्ट होके उसी बुक शेल्फ के पास आ जाती है। वहाँ से एक बुक उठाते हुए कहती है कि मेरा नाम है नाना और वो मेरे को सब्जेक्ट नंबर 7 बुलाते हैं। जेल कहते हैं क्या नाना? हम देखते हो बताती कि हाँ मैं नाना हूँ। 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद तुम लिचिट के पास नॉन स्टॉप भागते हुए जाओगे। वो कहता है आखिरकार तुम ये सब कैसे जानती हो? बताती कि मेरे को फ्यूचर से एक लेटर आया था खुद की तरफ से, जहाँ पे उसने मुझे बताया था कि मैं कुछ 4 जनों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे सर्वाइव करना और बाकी सारी चीजें। तभी हम देखते हैं वो बताता है क्या तुम मेरे को कैसे सिखाना चाहती हो? बोलती है बहुत सारी चीजें पर मगर अभी उसमें टाइम है, पहले मेरे साथ तुम घर घर खेलो, मैं मम्मी बनूंगी तुम पापा बनना। अगर हम देखते हैं जेल कहने लग जाता है कि तुम मेरे को बाकी सारी चीजें बताओ। वो बताती है कि जो एल्थिंग्स है उनके साथ कोई जेनेटिक तरीके से जुड़ सकता है जिसकी वजह से वो उनके पास बायलट हो या ना हो वो बायलट की ताकत को यूज कर सकते हैं, हमारा मेजर सचनमैन की तरह। पर तभी हम देखते हो बताती है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को खो
खोजा और उनका किडनैप करा, क्योंकि अगर बड़े लोग गायब हो गए तो उनकी छानबीन होती रहती है, पर मगर छोटे बच्चों को इतनी जल्दी से नहीं ढूंढ पाते। कई हजारों बच्चों में से सिर्फ मैं ही बची, क्योंकि मेजर सचरमैन के ब्लड को झेल सकी, क्योंकि मेजर सचरमैन एल्थिंग्स के जुड़ने के बाद अपने ब्लड से किसी और को भी पावर्स प्रोवाइड कर सकते थे। नाना का मतलब ये है कि हमें लिचिट को एज बनने से रोकना है और उसकी सर्जरी भी नहीं होने देनी है। जो ये छोटी नाना होती है वो कहती है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तभी नाना बताती है कि मेरे को मिला के 7 और एज बनेंगे। तभी नाना कहती है चलो बातें बहुत हो गया, अब मेरे साथ खेलो। पर मैं घड़ी की तरफ देखती है 1 मिनट बचा होता है। कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए जेल, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और वो इसे चीप देते हुए कहती है कि लेके जाओ। वो पूछते ये क्या है, वो बताती कि बड़ी नाना ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। मेरे को लगता है इसके अंदर वो चीजें होगी जिससे तुम पता लगा सको फ्यूचर नाना ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। तभी हम देखते हैं नाना कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, 10 सेकंड बचे हैं। और ऐसे करते करते 0 सेकंड हो जाते हैं। जेल जाते हुए कहता है कि नाना 300 साल तक इंतजार करो, 300 साल बाद मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा जब तक तुम चाहो। चाहे 1 दिन हो या फिर 100 दिन, मैं तुम्हारे साथ लगातार खेलूंगा, ये मेरा वादा है और मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। नाना रोते हुए कहती कि जेल मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब जो जेल होता है बाहर निकल रहा होता है, पर तब तक उसके पीछे कोई गन पॉइंट कर देता है और वो और कोई नहीं कैप्टन होते हैं। कैप्टन एलन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि जेल यहाँ पे आना सबका मना है, इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें मानना होगा। जैसे कैप्टन फायर करते हैं जेल उनकी गन को अपने सर से हटा देता है। ना 1 सेकंड की देरी होती जेल मारा जाता है और जेल उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है। कैप्टन उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अगर तुमसे मेरे को लड़ाई करनी है तो तुम्हें और ताकतवर होना पड़ेगा या फिर अपने 5-6 दोस्तों को लेके आना पड़ेगा मेरे से लड़ने के लिए। जेल कहता है मैं हार मान लेता हूँ, पर मगर वो कहते कि नहीं 1 मिनट रुको, मेरे पास एक मूव है। ऐसे हम देखते हैं कि वो अपने राइट हैंड को कैप्टन के लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ाने लग जाता है। वो कहते हैं कि मुझे पता है यार मूव के बारे में कि तुम अपने राइट हैंड का यूज करोगे ताकि तुम मेरे लेफ्ट हैंड में जो गन है उसे खींच सको। बच्चे किसी काम नहीं आने वाला। एकदम से हम देखते जेल कहते हैं क्या, और वो याद करता है कि उसके सौतेले बाप ने भी उसे बचपन में यही बात कही थी सेम। और हम देखते जेल एकदम से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे एलन कहने लग जाता है कि मेरे को पता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या तुम मुझे बताओगे? जेल हाँ करता है। वो पूछता है कि तुम एक कमांडर हो ना? जेल उसकी गन को अपने सर में पॉइंट करता है, कहते हैं कि हाँ मैं कमांडर हूँ एलसी आर्मी से, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल रॉयल एलसी आर्मी से। मेरे सुप्रीम है कर्नल जेंडर अलेक्जेंडर ड्रॉन इगोरोविच, वो मेरा सौतेले पापा हैं। ये सुनने के बाद कैप्टन कहते हैं क्या ये नाना का काम है? वो कहते हैं कि सर आपने सही कहा। वो बताता है मुझे लगता है नाना ने अपनी पावर को पूरा कंट्रोल कर लिया है, वो पास्ट और फ्यूचर में जाने लग चुकी है और लोगों को वहाँ से लेके आ रही है और जा रही है। सर मुझे मिला के 4 लोग हैं जो कि हम फ्यूचर से पास्ट में आए हैं ताकि हम पास्ट को बदल सके। कैप्टन कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मेरे साथ चलो। अब हम देखते हैं हमारे हीरोज और कैप्टन एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं गाड़ी से, और वो कैप्टन बताते हैं उन सभी को तैयार रहना, आम नागरिक तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, कहते हैं कि हमें खाना दो, और कैप्टन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। कैप्टन हमें फायर करते हैं, कहते हैं अपनी जगह पे रुक जाओ। तभी लिन के पास एक बच्चा आता है, कहता है कि मुझे खाना दो। लिन कहती है तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बताता है मेरी माँ बीमार है और वो घर पे है, जिन वजह से मैं उनके लिए खाना लेने आया हूँ। उन्हें 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। लिन उसे थोड़ी कुकीज देती है और कहती कि ये लो। वो बच्चा खुश हो जाता है, पर मगर वहाँ पे कैप्टन आके उससे वो कुकीज छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो चुके, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कितने सारे लोग हैं? हमें लगता है कि ये बच्चे को जिंदा जाने देंगे अपनी माँ के पास खाना ले जाके। पर मगर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे तुम खाना खा सकते हो, पर मगर यहीं पे अपनी माँ के पास नहीं ले जा सकते। वो बच्चा रोते हुए कहता है अगर मैं अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर सकता तो मुझे भी ये खाना नहीं चाहिए, और वो रोते हुए निकल जाता है। सारे लोग उनके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि हमें खाना चाहिए। कैप्टन कहता है मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ। वो एक फायर करते हैं हवा पे, सारे लोग वहाँ से अपने घर निकल चुके होते हैं। लेन कैप्टन कहती है मुझे माफ करना। कैप्टन कहते हैं कि मुझे पता है ये दुनिया इस टाइम वाली तुम्हारी नहीं है, पर मगर तुम लोग कर भी कर सकते हो यहाँ पे आने के बावजूद भी। अब अगर तुम लोग के पास कोई और प्लान नहीं है तो बावजूद किसी के सामने मत आना। वो सब लोग कंप्यूटर रूम में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे कैप्टन जेल कहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हिना कहती है पर मगर लिचिट का क्या होगा? पीली बताते हैं अगर हमने लिचिट को बचाया तो एल्सिया के सारे लोग मारे जाएंगे, ना एल्सिया के लोग होंगे ना ही हम। कि वेस्ट वॉर का लिचिट हीरो है और वेस्ट वॉर के बाद ही एल्सिया बसा था। पर मगर तभी हम देखते हैं वो सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग थक चुके थे। कैप्टन कहते क्या तुम थक चुके हो? पर मगर उनके सामने जेल आता है और कहते हैं कि कैप्टन मैं नहीं थका, मुझे फ्यूचर में एक खतरनाक पर्सन से लड़ाई करनी है। अगर मैं उसे हराना चाहता हूँ तो पहले मुझे आपको हराना पड़ेगा। और वो ऐसे कैसे कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर कैप्टन उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। जेल अपनी स्पीड का यूज करके उनकी सीक्रेट को छीन लेता है, जहाँ पे कैप्टन चिढ़ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अब तू नहीं बचेगा, मेरी सीक्रेट वापस कर। तभी हम देखते हैं जेल अपने मन में कहते हैं मुझे पता है आप कभी गलतियां नहीं करती, मगर जो आपने गलतियां करी है फ्यूचर में उसे मैं सही करूंगा, वहाँ पे सुप्रीम कमांडर बनकर। तभी वहाँ पे मेजर सेरेमन आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो आर्मी बनानी है उसके लिए हम ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो सारे हथियार रखे हैं, आप लोग तुम उससे ट्रेनिंग करोगे। तो मेजर सेरेमन होते हैं सभी के हिसाब से हथियार देते हैं, पर मगर वो हिना को मेडिसिन की किताबें देते हैं और कहते हैं कि तुम काइंड हार्ट पर्सन हो, मुझे पता है तुम किसी को नहीं मार सकती, तो तुम सभी को बचाने का काम करोगी। मेजर होते फ्रिंडा के पास आ रखे थे और कहते हैं क्या लड़ाई होके रहेगी? वो हाँ करती है। वो बताती है इस लड़ाई में बेकार बच्चे मारे जाएंगे और जो अच्छे बच्चे हैं वो बच जाएंगे, पर मगर सर हमें ह्यूमन टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। एकदम से मेजर सेरेमन गुस्सा आ जाता है, कहते हैं फ्रिंडा तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैं किसी बच्चे को नहीं मरने दूंगा अपने। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग बीच में होते हैं जहाँ पे बच्चे मजे कर रहे थे। कैप्टन एलन कहते हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं ना कि मजे करने। मेजर सेरेमन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं कैप्टन एलन, आप भी छुट्टी ले सकते हो आज के दिन। कैप्टन एलन एकदम से अपने कपड़े खोलते हैं और कहते हैं कि
मिल एक बियर की बोतल लेके आओ, आज तो मजे ही मजे होंगे। जो कैप्टन एलन होते हैं अपनी बियर पीने वाले थे, उससे पहले हमारा जिल कैप्टन की बियर को छीन लेता है और उसे नीचे गिराते हुए कहता है कैप्टन मुझे ट्रेनिंग दो। कैप्टन कहते हैं अबे तेरी ऐसी की तैसी, साले एक छुट्टी मिली वो भी जीने नहीं देगा। उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके होते हैं। मेजर सचरमैन एक गेम शुरू करते हैं, कहते हैं कि सही बच्चों के पास उनकी गन्स होगी, चिंता मत करो, इन गन के अंदर इंक है ना कि गोलियां। चाहता हूँ कि तुम अपॉइंट इनका फ्लैग ले लो और पर मगर ध्यान रखना किसी बंदे ने अगर तुम्हारे ऊपर इंक गिरा दी तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैच शुरू हो जाता है। लिचिट कहता है कि हम इस टॉय गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसी टीम बनेंगे जो कि दूसरों को नहीं मारती। पहले किसी के बात समझ नहीं आती। राउंड फर्स्ट शुरू होता है। टीम ए और बी के बीच में। लिचिट भागने लग जाता है अपने फ्लैग को लेके। टीम बी उसके पीछे भाग रही थी। थोड़ी देर बाद टीम बी थक जाती है और लिचिट उनके फ्लैग को ले लेता है, जहाँ पे उनकी टीम जीत जाती है। ए और सी के बीच में फिर से मुकाबला होता है रीतो के सेम स्ट्रेटेजी के साथ। जब सी वाले थक जाते हैं, रीतो उनका फ्लैग लेने जाता है, पर मगर उनका फ्लैग वहाँ होता ही नहीं। वो फ्लैग उनके पास होता है, वो चट्टान में बैठ रखा होता है। कहते हैं कि कोई सोल्जर जो किसी को मारे ही नहीं, क्या बकवास बात है। ऑन सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। एकदम से सोनाहारा को नोटिस कर लेता है, पर मगर जो हमारा रीतो होता है वो कहता है कि अपनी गन उसके पास फेंकते हुए कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, और भागने लग जाता है। डॉन उसका पीछा करता है, पर मगर एकदम से वो किसी गड्ढे में गिर जाता है। रीतो उसका झंडे को निकाल लेता है और कहते हैं कि देखा मेरा प्लान में दिखाया जाता है। सब लोग हमारे रीतो को कमांडर कह रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा था। मेजर सचरमैन और वो दोनों टीचर अपने लैब में होते हैं, जहाँ पे वो डेविड के आखिरी शब्द उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि वो मारा गया। उसकी वो टेप रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं, जहाँ पे मेजर डेविड ने कहा था खून रुक नहीं रहा है, उन्होंने हमें धोखा दिया। पर मगर किसी को उसकी ये बात समझ नहीं आती। पर मगर फिर से फिरिंडा कहने लग जाती कि मेजर हमें ह्यूमन टेस्ट शुरू करना चाहिए। पर मगर एकदम से हम देखते हैं वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है। फिरिंडा कहती है कि आपको गुस्सा होना जायज है, पर मगर आपको पता नहीं हम चूहों से और आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई जल्दी शुरू होने वाली है, या तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करो या फिर इसे बंद करो। पर मगर मैं आपको बता दूं बंद करने से पहले एक बच्चा है जिसका की सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं एस बनने के लिए। ग्लिसिन में मेजर सचरमैन ने हमारे लिचिट को गले लगा रखा था। हमारा लिचिट कहता है कैप्टन कोई बात नहीं, अगर उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा बंदा बन जाता हूँ जो किसी को नहीं मारता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहुत ज्यादा अच्छी स्माइल दे रहा था। ये सारी बात क्लास 1 के बच्चों को पड़ जाती है। वहाँ पे हम देखते हो फ्रिंडा को रोकने आते हैं और कहते हैं कि अगर रिहितो इस सर्जरी से मारा गया तो तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। पर मगर हम देखते हैं जो रिहितो होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जो ये सर्जरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि क्लास ए या फिर बाकी क्लासों में से कोई बच्चा मारा जाए। अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो रही तो हम लोग बिना लड़े जीत जाएंगे आराम से। रात को सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि लिचिट का ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पर मगर हम देखते हैं कैप्टन जील कहते हैं कि अगर लिचिट का ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो कभी वेस्ट वॉर का हीरो नहीं बन पाएगा, ना ही कभी एल्सिया बचेगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी तो मैं उसे अपनी पूरी ताकत से रोकूंगा। और तुम लोग चिंता मत करो, हमें पता है कि लिचिट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते जो रिहितो होता है और मेजर सचरमैन होते हैं, वो दोनों के दोनों एक टेबल पे लेट रखे थे, जहाँ पे उनका ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। और पहले लिचिट को मेजर सचरमैन का खून दिया जाता है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है यहाँ पर उनका। अब हम देखते कैप्टन सभी को बताते हैं ऑपरेशन बिल्कुल सही जा रहा है। हिना सभी बच्चों को बताती है कि लिचिट का ऑपरेशन अच्छे से हो रहा है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर मगर तभी वहाँ पर 5-6 चॉपर उड़ते हुए आ रहे होते हैं उनके स्कूल की तरफ ही उन्हें मारने के लिए। और हम देखते हैं कैप्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हेल्थिंग्स ने मना करा था अगले महीने मार्च तक किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, पर मगर तभी उन्हें याद आता है कि उनको गलत मैसेज भेजा गया है। कैप्टन कहते हैं कि सभी बच्चे बिल्डिंग को खाली करो, पर तब तक उनके ऊपर एक मिसाइल आके फट जाती है। बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। टीचर डिसाइड करते हैं कि बच्चों को बचाएंगे, इनसे जाएंगे। यहाँ पे सोनाहारा को एक पर्सन मारने वाला था, उसके पास बंदूक होने के बावजूद भी सोनाहारा उसे कुछ नहीं कर पाती। डॉन वहाँ पे आता है और उस बंदे के मुंह पंच मार देता है और कहते हैं सोनाहारा क्या तुम मरना चाहती हो। सोनाहारा कुछ नहीं कह पाती, पर तभी उनके ऊपर बहुत सारे बंदे रश कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं डॉन सोनाहारा को पकड़ता है, उसके हाथ से गन लेता है, सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि स्मोक ग्रेनेड फट जाते हैं और जो जेल होता है और बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं सारे सोल्जर को हरा देते हैं और उन तीनों लड़कियों को बचा लेते हैं। तभी कैप्टन कॉल आता है कि अगर बैकअप लाइट को ऑन नहीं करा गया तो रिहितो मारा जाएगा। ऑपरेशन अच्छा जा रहा था, पर मगर लाइट के कट जाने के बाद से ही तो की बॉडी अजीब सा बिहेव कर रही है, तो जल्दी जाओ और बैकअप लाइट को ऑन करो। टीचर सभी को बताते हैं कि मेरे को रिहितो के लिए बैकअप लाइट को ऑन करके आना पड़ेगा, वरना उसकी जान खतरे में है। सारे लोग कहते हैं कि हम रिहितो को बचाएंगे और वो लोग उस रूम में बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे वो सारे सैनिक होते हैं और जो उनके हाथों में हथियार होते हैं उनसे वो घायल करके उन्हें आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी एक सोल्जर चिनोसे के गोली मार देता है। वो गोली उसके थाई में आके लगती है और वो नीचे गिरने वाली होती है और दूसरा सैनिक उसे मारने वाला था, पर तब तक वहाँ पे अकुई आके उसे बचा लेता है। भी हम देखते हैं एक और वहाँ पे सोल्जर आता है और अकुई चिनोसे को बचाने के लिए सोल्जर की गोलियां अपने कंधों पे ले लेता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे तभी एलिसा आती है और सोल्जर को लात मार के उसे बेहोश कर देती है। टीचर कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, हिना इसे यहाँ पे रह कर ठीक कर देगी। हिना भी हाँ करती है। फिर कैप्टन एक रूम पे आता है और बताते हैं कि टेबल लगाते हुए सामने रूम देख रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना है जो कि यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर होगा। तो काजी कहते हैं कैप्टन अभी हम यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, रिहितो की जान खतरे में। कैप्टन कहते हैं कि 1 मिनट रुको, ये देखो। और हम देखते हैं वो एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर फेंकते हैं, जहाँ पे सारे सोल्जर अपनी गोलियों से उसे भून डालते हैं। कैप्टन कहते हैं कि हर एक कदम अपना फूक फूक के रखा करो, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुम मेरी बातें सुनोगे। वो भी हाँ करता है। कैप्टन कहते हैं कि हमें वहाँ पहुँचने में से 5 सेकंड लगेंगे, पर मगर तुम्हें पता है 5 सेकंड में हमारी छाती के आर पार हजारों गोलियां हो जाएंगी। इधर दूसरी तरफ हमें लिच को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको
को इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से उसके बाल सफेद होते जा रहे थे। कैप्टन कहते हैं जब मैं तुम्हें इशारा करूं सामने भागना, और वो सामने बिल्डिंग पे फायर करने लग जाते हैं अपनी गन के थ्रू। वो कहते हैं अब भागो। सब लोग एक भी क्वेश्चन नहीं करते और भागने लग जाते हैं। पर तभी जैसे वो रूम के बाहर आते हैं कैप्टन के ऊपर कोई मिसाइल थ्रो कर देता है। जेल और बाकी सब कैप्टन को देखने आते हैं। कैप्टन कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा, बिना पीछे मुड़े भागो। और वो एक सवाल नहीं करते और वहाँ चले जाते हैं। हम देखते हैं कैप्टन के मुंह पे कई सारे कांच के टुकड़े घुस रखे होते हैं और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। कैप्टन कहते हैं कि बच्चों को मरता देख इससे अच्छा तो यही है, और वो अपने मुंह पे सिगरेट रखते हैं, अपने लाइटर्स जलाने वाले होते हैं। पर तभी उनका हाथ नीचे गिर जाता है लाइटर के साथ ही। तभी यहाँ पे हिना के पास एक सोल्जर आता है जो कि उसे पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर हैं। हिना कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, पर मगर वो पर्सन उसके ऊपर गन अपनी पॉइंट कर देता है और कहते हैं कि अभी भी नहीं बताएगी। हिना कहती है कि लिच मुझे बचाओ, और वो अपने मन में कहती है। पर तभी जमीन में से येलो कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जेल कैप्टन के पास आ रखा होता है और वो कहते हैं कैप्टन जो आपने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। दूसरी तरफ हमें लिचिट को दिखाया जाता है। अब वो जागता है जहाँ पे उसकी आंखों का और बालों का कलर चेंज हो चुका था। मेजर शेयरमैन को होश आ चुका होता है। रेफिंडा कहती है कि सर अभी मत उठिए, इस ऑपरेशन से आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा है ना ही रीतो को। वो कहते हैं कि मैंने जानबूझ के अपनी पावर उसे दे दी है, और वो कहते हैं कि रेफेंडा उसे लेकर आओ। हम देखते हैं कि वो एक लंबी सी स्वॉर्ड होती है जहाँ पर मेजर शेयरमैन कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन ये एक बाइलोट की नकल है, लेकिन पावर में उससे भी ज्यादा। लेकिन तुम्हें इसे चालू करने के लिए अपने काउंट को इसमें लेके आना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सर काउंट क्या होता है। उसके सर बताते हैं ये एक शपथ की तरह होगा जो कि तुम्हें बांध के रखेगा, पर मगर इसे चालू करने से पहले तुम्हें अपना एक सबक सीखना होगा, और जब तुम अपना सबक सीख जाओगे तुम्हें ऑथेंटिक काउंट कहना है। उसके बाद तुम्हारे सारे काउंट इस स्वॉर्ड में आ जाएंगे और ये स्वॉर्ड हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। यही तो तुम्हारे दोस्तों के पास अब टाइम नहीं है, जाओ उनकी जान बचाओ। तभी बाहर सोल्जर्स के पास से एक रेड कलर का ऑरा निकलता है और दीवार में आकर टकरा जाता है। वो और कोई नहीं रही तो होता है। उसे देखने के बाद सोल्जर्स का लीडर कहता है कि इस बच्चे को मार डालो, और वो सब लोग उसके ऊपर फायर कर देते हैं। हिना उसे बचाने जाती है, पर तभी रिहितो के लिए टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। वो खड़ा होता है, याद करता है कि कैप्टन ने कहा था कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, जाओ अपने दोस्तों की मदद करना आपसे और ऐसी आर्मी बनाना जिसे कोई किसी को ना मारे। तभी जो रिहितो होता है साइड बुलेट को डॉज कर लेता है। पर्सन्स कहने लग जाते हैं कि आखिरकार इसने इसे डॉज कैसे कर दिया। जब रिहितो देखता है कि उसके दोस्त बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने फ्लैशिंग स्ट्राइक का यूज करता है और दोनों चॉपर को नीचे गिरा देता है। सारे लोग उसकी ताकत देख के हैरान हो रखे थे कि इतनी ज्यादा ताकत इसके पास कहाँ से आई। वो सोल्जर रिहितो के ऊपर फायर करता है और कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे। रिहितो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हम ऐसी आर्मी है जो कभी किसी को नहीं मारती। तभी हम देखते जो केंजी होता है वो कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, इचिनो से मैंने तुम्हें बचाया और तुम उसे गले लगा रही हो। तभी हम देखते हिना उसके पास आते और कहती है कि इसके मन में मेरे को लगता है कुछ चल रहा है, कि इचिनो के साथ कुछ करना चाह रहा है। उसका ब्लड प्रेशर गिरने लग जाता है और जैसे वो ये सुनता है कि हिना ने क्या बोला, उसकी नाक से खून आता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। वो सारे सोल्जर अब खड़े होने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें की काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। पर्सन एकदम से अपने जैकेट हटाता है जहाँ पे उनकी बॉडी पे बहुत सारे बम होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने बटन दबा दिया सब लोग यहाँ मारे जाएंगे। तो अपने स्पीड का यूज करता है और रिमोट को तोड़ देता है। पर मगर वो पर्सन कहता है कि अरे रिमोट तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैंने स्कूल की एक साइड पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखा है। री तो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एल्थिंग्स ने न्यूक्लियर पे बैन लगा दिया था। वो कहता है कि ये बस तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं। तभी वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर मगर री तो आगे बढ़ता है। वो कहता है कि अगर तुमने चालबाजी करी तो मैंने यहीं से उस बॉम्ब को फोड़ देना है, सब लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे दोस्त, तुम और हम सब भी। री तो कहता है कि ऐसा मत करो। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमें रोकना है तो तुम्हें हमें एक ही बार मारना पड़ेगा सभी के सभी को। तभी री तो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कोई लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर बताता है कि अगर हमने यहाँ पे एक पर्सन को मारा हमारे घर वालों को 1 दिन का खाना मिलेगा, 10 को मारा 10 दिन का, 30 को मारा 30 दिन का। हम लोग कुछ भी करके यहाँ से नहीं जाने वाले, हमारे घर वाले भूखे हैं। री तो कहता है कि अगर तुम मारे गए तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। वो पर्सन बताता है कि नहीं, अगर हम यहाँ पे मारे गए तो हमारे घर वालों को बता दिया जाएगा कि हम शहीद हो चुके हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत सारा पैसा और खाना दिया जाएगा। तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, या तो हमें मारो या फिर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने दो। लिचिट कहता है अपनी शॉट की तरफ देखते हुए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो मेरा सपना है ऐसा देश बनाना जहाँ पे लड़ाई ना हो। लिचिट उनसे कहते कि प्लीज ऐसा मत करो। तभी वो आर्मी का सोल्जर कहते हैं कि मैं 10 तक काउंट करूंगा, अगर तुमने मुझे नहीं मारा या फिर मेरे साथियों को नहीं मारा तो मैं जाके वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दूंगा। जहाँ पे सोल्जर की काउंटिंग शुरू होती है 1 2 और ऐसा करते करते वो 8 तक पहुंच चुका होता है। एकदम से लिचिट के बगल से टोकीकाजी गुजरता है और कहते हैं कि अगर तुम उसे नहीं मारने वाले तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को मरता नहीं देख सकता। एकदम से हम देखते जो लिचिट होता है वो कहते हैं कि नहीं, और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों के वहाँ पे गर्दन उड़ चुकी होती है जो कि लिचिट ने उड़ाई थी। वो कहता है अपने मन में कि मैं अपने दोस्तों को किसी का हत्यारा बनने नहीं दे सकता। पर तभी कैप्टन मरते हुए कहते हैं कि लिचिट बहुत ज्यादा बढ़िया, मैंने यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लगाया था, तुम्हें पता है ना एल्थिंग्स की तरफ से वो बैन हो रखा है। पर मगर मैं चाहता था कि तुम ऐसा ही देश बनाओ जैसे कि तुमने सोचा है।
हमारा सपना बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम इसमें कामयाब जरूर होगे, पर मगर बच्चे एक बात याद रखना, कभी किसी के हाथों मरना मत। कैप्टन भी ऐसा कहते साथ मर जाता है। जहाँ पे हम देखते लिचिट अपने हाथों की तरफ देखता है, वो कहते कि खून का शायद दोस्त बोलते क्या लिचिट ने इन सभी को मारा है हमें बचाने के लिए। तभी लिचिट कहते हैं अरे मेरे हाथ में खून लग गया, मैं इसे धोने जा रहा हूँ। सभी को ऐसा लगता है कि लिचिट नॉर्मल हो चुका है, पर मगर हिना जानती थी कि लिचिट नॉर्मल नहीं हुआ है। वो उसके पीछे जाती है, जहाँ पे सर्जन पीली कहते हैं क्या तुम इसके पीछे नहीं जाओगी। यही मना करती थी और कहती कि अभी हिना उसके साथ ठीक रहेगी। हम देखते शाम हो जाती है, जहाँ पे हिना ने आखिरकार लिचिट को ढूंढ लिया होता है। वो कहती कि लिचिट बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें मार डाला, मैंने उन्हें मार डाला। बार बार वो यही कह रहा होता है। डॉन ने सही कहा था कि अगर दुश्मन को मैं जंग के मैदान में नहीं मारता तो वो मेरे को मार डालेंगे या मेरे दोस्तों को। मैंने उन्हें मार डाला। हिना समझ चुकी होती लिचिट को बहुत बड़ा सदमा लगा है उनकी मौत से, कि लिचिट ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ऐसी आर्मी बनाने का जहाँ पे वो किसी को ना मारे। पर तभी हम देखते हैं कि हिना, पीली, लेन और जेल की बॉडी में से रेनबो कलर निकलने लग जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो वापस जा रहे हैं अपने टाइम पर। जो वो यहाँ पे करने आए थे वो कर नहीं पाए। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा जेल होता है कहता है टोकी को गुड बाय मेरे दोस्त। टोकी को कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो बताता है कि जहाँ से हम आए हैं हमें वहाँ पे लौटना पड़ेगा। यहाँ पे जो हिना होती है वो लिचिट को ऐसी हालत में छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो कहती लिचिट। लिचिट खड़ा होता है, वो कहते हैं कि हाँ मेरे दोस्त जिंदा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं वहाँ पर था। कोई बात नहीं, अगर मैं दुश्मनों को मारूं तो मेरे दोस्त सेफ रहेंगे, उनके हाथ खून से नहीं लगेंगे। अपने बाइलॉर्ड स्वॉर्ड को उठाता और कहते कि ऑथेंटिक काउंट, मेरा काउंट वो होगा जो मैं दुश्मनों को मारूंगा। और उसके स्वॉर्ड में व्हाइट स्टार आ चुका था, वो भी एस का सिंबल। हिना यहाँ पे समझ चुकी होती लिचिट को बदलने का आखिरकार कोई रास्ता था ही नहीं। लिचिट ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था और वो उसकी खुद की मर्जी थी। दयालु आदमी है। और हम देखते एकदम से जो हिना होती लिचिट को किस कर लेती है और कहती कि लिचिट आगे जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा लोगों को मारोगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे। तब एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मेरे से मिलोगे और उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला रहने नहीं दूंगी। हम बच्चे करेंगे जहाँ पे हम बहुत ज्यादा खुशहाल जिएंगे। मुझे पता है 300 साल बहुत लंबा टाइम होता है, पर मेरा वेट करना लिचिट। और हमारी जो हिना होती है ऐसा कैसे वहाँ से गायब हो जाती है एक रोशनी में। यहाँ पे जेल और बाकी सब भी गायब हो चुके होते हैं। क्लासेस के सारे स्टूडेंट कहते हैं वो लोग कहाँ पे गए, आखिर ऐसा यहाँ पे कैसे हो सकता है, वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। लिचिट ने बताता है कि वो लोग फ्यूचर से आए थे और हिना ने मुझे कहा कि वो 300 साल बाद मेरा वेट करेगी। यहाँ पे आपको कह रहा होता है कितना अजीब सा लग रहा है कि 300 साल बाद उसके दोस्त भी जिंदा रहेंगे। उसे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो चुकी है। लिचिट अपने मन में कहता है कि ये वॉर खत्म हो जाएगी, पर मगर मेरे दोस्तों के हाथों में एक भी खून का कतरा नहीं लगेगा। ऐसे करते करते वॉर शुरू हो चुकी होती है। जो लिचिट था वो अकेले लड़ने जाता है, जहाँ पे उसने कुछ 300 लोगों को मार डाला था। ये सब हमें नाना बता रही होती है लिचिट की कहानी। हिना होर के जाने के बाद वो बताती है उसके बाद से रिही तो मेरे पास आना शुरू करने लग गया था। वो मेरे साथ रहता, हमेशा खेलता। मेरे लिचिट मेरे बड़े भाई की जैसा था, क्योंकि वो सेकंड एज जो था। मगर लिचिट की बॉडी धीरे धीरे करके बड़ी होने लग गई, क्योंकि उसकी बॉडी में मेजर सेरेमन के जो सेल्स थे, इस वजह से उसकी बॉडी बड़ी होती गई। वो हमेशा लड़ाई में अकेला जाता और अकेला ही पूरी फौज को खत्म करके आता। लिचिट ने स्माइल करना छोड़ दिया था जब वो एक जगह बैठ रखा था। उसके पास इचिनो जो उसकी फ्रेंड आती है और कहती कि लिचिट, वो कहती कि लिचिट ये देखो, और वो अपनी स्कर्ट ऊपर करके उसे दिखा रही होती है। वो कहती अगर तुम चाहो तो हम साथ में नहा सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा कर रहे थे ताकि लिचिट की मुंह पे स्माइल आ जाए। पर मगर लिचिट उसके बगल से गुजरते हुए कहते हैं कि तुम लोग युद्ध के मैदान पे नहीं जाओगे, ना ही किसी लोग को मारोगे, वो मैं हूँ जो सबको मारेगा। इचिनोजे की फ्रेंड कहती कि वो रिही तो नहीं जिसे हम जानते हैं वो कभी वापस नहीं आने वाला। पर मगर यहाँ पे रिही तो एक कमरे में होता है जहाँ पे वो मास्क को घूर रहा था दीवार में लगे हुए। रिही तो मिस फिरेंडा की बात को याद करता है, जहाँ पे उन्होंने उसे बताया था कि जो रिहितो है उसके पुराने दोस्त से वापस चाहते हैं, पुराने रिहितो को। पर मगर अगर तुमने ऐसा करा और एक भी ह्यूमन बच गया तो वो तुम्हारे दोस्तों को मार डालेगा। रिहितो को ये बात याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मास्क को पहनते हुए नहीं, मेरे दोस्त नहीं मरेंगे। साथ ही उस दिन के बाद से रिहितो ने उस मास्क को अपने मुंह से कभी नहीं हटाया। तभी तोकेकाजी मेजर सेरेमन के पास आता है, कहते हैं कि हम लिचिट को अकेले लड़ने नहीं दे सकते, वो काफी ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहा है। मेजर सेरेमन कहते हैं क्या तुम वही सर्जरी कराना चाहते हो जो लिचिट ने करवाई थी। हम देखते सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, पर मगर क्लास 1 हमेशा साथ ही रहेगी। नाना बताती है उसके बाद 4 लोगों को एस बनाया गया। पहला टोकेकाजी, एस ऑफ सडन स्ट्राइक। दूसरा डॉन, एस ऑफ हैवी स्ट्राइक। तीसरी सोनोहारा, एस ऑफ पर्सी स्ट्राइक। और चौथा कैप्टन अलेक्जेंडर इगोरोविच, एस ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्राइक। उसके दोस्त सोचते हैं कि जब लोग वो एस बन चुके हैं तो रिही तो अकेला नहीं जाएगा, पर मगर रिही तो अगली दिन अकेला जा रहा होता है। टोकेकाजी कहते हैं कि अब हम भी एस बन चुके हैं तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। रिही तो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, और लिचिट जाने लग जाता है। पर मगर तभी टोकेकाजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लिचिट उसको अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। तभी हमें मेजर सरमन और बाकी दोनों टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पे मेजर सरमन कह रहे होते हैं कि अब टाइम आ चुका है, हमें एलसीआ बनाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस फिरेंडा कहती है कि हमें 7 बैलोट की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें वो मिल गए तो हम नेचर को भी अपने आगे झुका सकते हैं। मेजर सरमन कहते हैं कि मुझे पता है इस दुनिया को अब नहीं बचाया जा सकता, हम सभी के पास बस यही रास्ता बच चुका है, पर मगर रिही तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। रिही तो दिन बर दिन पागल हुए जा रहा था। वो कहता है कि सबको मार डालो। ऐसे ही करते करते सोनोहारा उसे रोकने के लिए आती है, पर मगर वो उसके हाथ को काट डालता है। लेकिन सब लोग बताते हैं रिही तो अपने अंदर ही अंदर हमें जाने के लिए तरसता जा रहा है, ताकि हम लड़ाई करने ना जाएं और हमारे हाथ खून से ना रंगे। नाना एक वीडियो को शूट
करती है और बताती है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, बिग ब्रो 3 महीने से सो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जल्दी उठ जाएंगे। यहाँ पे मैं मिस फिरिंडा, मेजर सचिरमैन और कैप्टन एलन को दिखाया जाता है। मिस फिरिंडा बताती है कि हमने 7 पायलट को कलेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि अपना प्रस्ताव रखते हैं एल्थिंग्स के पास, जहाँ पे उन लोगों ने एल्सिया को बनाया जमीन से 3000 फुट ऊपर। दूसरी विश में उन्होंने ये मांगा कि वो सारे खाना और सभी चीजों को एल्सिया में लेके आ जाए, और ईंधन पेट्रोल ना होने के कारण एल्सिया के ऊपर कोई और हमला कर ही नहीं सकता। एक हेलीकॉप्टर की मदद से भी उनको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल कब का खत्म हो चुका है। एल्सिया के ऊपर उड़ान भरने से भी मना कर दिया गया। लोगों की पॉपुलेशन को लिमिटेड रखी गई और काउंटर एबियस की मदद से नेचर को बैलेंस करा गया, ताकि अगर कोई बुराई काम करे उसे एबियस में भेज दिया जाए, या अगर किसी अकाउंट खत्म हो जाए। पर मगर नाना ये बताती कि एक केस ने ये सारी बातों को ठुकरा दिया, वो था टोकी काजी, जो कि एक पायलट को चुरा के भागने लग जाता है। काजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो और ये सब मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ से वो एकदम से पायलट चुरा के नीचे कूद जाता है। मिस फिरिंडा कहती कि आखिरकार ये जाएगा कहाँ तक, हमारे पास इससे भी ताकतवर एस है, और वो किसी और की बात नहीं लिचिट की बात कर रही होती है, जहाँ पे लिचिट टोकीकाजी की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रहा था। टोकीकाजी उसकी तरफ पलटता है, तब तक लिचिट ने उसके पेट को काट दिया था। टोकीकाजी की आंखों में आंसू होते हैं, और जो लिचिट होता है टोकीकाजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वो मिलिट्री स्कूल इसलिए ज्वाइन हुआ था ताकि वो टोकीकाजी को बचा सके। आज उसने ही टोकीकाजी को मार दिया। टोकीकाजी की जो बॉडी होती है जमीन पे आके लगती है, और जो लिचिट होता है उसे एहसास होता है कि आखिरकार उसने कर क्या दिया। ये टोकीकाजी मरते मरते याद करता है कि रिही तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था, बचपन में हम दोनों साथ रहा करते थे। रिही तो रोने लग चुका था, पर मगर तब भी क्लास के स्टूडेंट उसे अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, लेकिन एकदम से मिस फिरिंडा उसे गलत लगाती है और कहती कि ये सब उसकी गलती है। नाना बताती है जो लिचिट है वेस्ट वॉर के बाद 20 साल बाद उठा, पर मगर उसकी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी, ना ही उसकी उम्र बढ़ी। मैं तब तक बड़ी हो चुकी थी। लिचिट उठा और उसने ये जानने की कोशिश करी कि क्लास के साथ आखिरकार हुआ क्या था, जहाँ उसे ये पता चला कि वो सभी नीचे रुक गए थे। वहाँ के उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा मदद करी, उन्होंने खाना उगाया, जितना भी उगता था वो दूसरों को खिलाते थे, खुद को भूखा रखकर। पर मगर एल्थिंग्स ने सब कुछ उनसे छीन लिया नीचे से, और आखिरी में उन सभी ने खुद की कुर्बानी दी ताकि उनके शरीर से जो सब कुछ निकले बाकी लोग खा के जिंदा रह सके। और ये पढ़ने के बाद जो लिचिट होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग चुका था। तभी से नाना और लिचिट ने आर्मी को छोड़ दिया। अभी नाना एक वीडियो में बताती है 50 साल हो चुके हैं, लिचिट ने ना अपना मास्क उतारा ना उसने कुछ बोला। दूसरी वीडियो शुरू होती है, आज 100 साल हो चुके हैं, लिचिट ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। आज 150 साल हो चुके हैं, लिचिट ने पहली बार कुछ बोला। अब जब वो अपना मास्क उतारेगा मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगी। क्या हुआ अगर मैं उससे उम्र में बड़ी हुई, लेकिन मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। एक और वीडियो शुरू होता है, आज 300 साल हो चुके हैं, लिचिट ने एक शब्द नहीं बोला, ना ही उसने अपना मास्क उतारा, क्योंकि उसे किसी चीज का पछतावा है। लेकिन लिचिट एक दिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं एल्सिया को तबाह कर दूंगा, और जो उन्होंने मेरे से छीना मैं सब कुछ उनसे छीन लूंगा, मैं अकेले पूरी सेना से लड़ूंगा। यहाँ पे नाना कहती इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ को चुना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो लिचिट। अगर मेरे को लिचिट को बचाना है मुझे पास को चेंज करना होगा, पर मगर ऐसा मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि कोई मेरे ब्रो को बचा सके। मुझे पता है कि वो तुम लोग बनोगे, पर मगर अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है सब लोग वापस आ चुके थे। नाना कहते तो तुम लोग भी पास को चेंज नहीं कर पाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है हिना पास से फ्यूचर में आई, पर मगर उसके कपड़े कहाँ गए। तभी हम देखते हैं पूछते नाना लिचिट कहाँ पर है, और थोड़ी देर बाद वो लिचिट के पास जाते और कहती कि लिचिट पलटता और हिना की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका मास्क उतर चुका था। तो क्या इस वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको मैं बता दूं इसके भी 6 और एपिसोड बाकी है सीजन 1 खत्म होने में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।